के इस वीडियो में हम देखेंगे ओ सदा नीरा पाठ का क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसका क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बार इससे एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ सदा नीरा किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा निबंध लिया गया है बोलते छंद से। नेक्स्ट है ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। नेक्स्ट है ओ सदा नीरा के लेखक का नाम क्या है? ओ सदा नीरा के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा 16 जुलाई 1917 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? इसका आंसर होगा चंपारण क्षेत्र। नेक्स्ट है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा जंगल की कटाई। नेक्स्ट है धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो इसका आंसर होगा 18वीं शताब्दी के अंत में। नेक्स्ट है मुगल आक्रमणकारी कौन था, वह कब आया था? तो मुगल आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक था, वह 1325 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है धांगर शब्द का अर्थ क्या है? धांगर शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न एमन कौन था? एमन अमोलवा कोठी का साहब था। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? इसका आंसर होगा 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है बापू की चंपारण यात्रा की कथा किसने लिखी है? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है देवदास गांधी कौन थे? तो देवदास गांधी बापू के पुत्र थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई थी? तो गांधी जी ने झोपड़ी महुए के पेड़ के नीचे बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है पुंडलीक जी कौन थे? उन्होंने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलीक जी शिक्षक थे और उन्होंने निर्भीकता सीखी थी गांधी जी से। नेक्स्ट प्रश्न है बराज कहाँ बन रहा था? बराज बन रहा था भैंसा लोटन में। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर जी ने। नेक्स्ट है तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील की खेती से। नेक्स्ट है 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना रेखा चित्र किसका है? इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है परंपराशील नाट्य किसका लिखा हुआ है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। जगदीश चंद्र माथुर की किस रचना का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था? तो इसका आंसर होगा उनकी प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का मुख्य कारण है विशाल वन की कटाई। पहले इस क्षेत्र की नदियों के पास विशाल जंगल हुआ करता था। जंगल के वृक्ष अपनी जड़ों में पानी रोके रहते थे, लेकिन सभ्यता के विकास के नाम पर जंगल को शहर में बदला गया और वन कटता चला गया, जिससे कि नदियां बरसात के दिनों में प्रचंड रूप धारण करती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? तो कीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदला जाता है, फिर पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। और पाठ के संदर्भ में लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पारा कुछ विलेपनों के साथ गर्म करके एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण से आई 10वीं संस्कृति और रक्त यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गया तथा एक मिश्रित संस्कृति का रूप लेकर एक नया आकार ले बैठी। यही है इतिहास की कीमियाई। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो आप जानते हैं कि अंग्रेज भारतीय किसानों पर अनेक अत्याचार करते थे और उन्हीं अत्याचारों को आपको लिखना है। यहाँ मैंने शॉर्ट में आंसर दिया है, आप इसको और अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्याचार किया जाता था। किसान धान की खेती करना चाहते थे
लेकिन उन्हें नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा खेती करना प्रत्येक किसान के लिए अनिवार्य था। इस प्रथा को 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता था। जिस भूमि पर नील की खेती होती थी उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी, उन्हें भूखे प्यासे नील की खेती करनी पड़ती थी। जिस मार्ग पर साहब की सवारी जाती थी उस मार्ग पर भारतवासी अपने पशु तक नहीं ले जा सकते थे और इस तरह से अनेक अत्याचारों का सामना उन्हें करना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई? तो इसका आंसर होगा, गंगा के पार बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, वहां अपेक्षाकृत अधिक जागृति थी, साथ ही वहां अंग्रेजों के प्रति एक बगावत भी पनप रही थी। यदि गंगा पर पुल बन जाता तो 2 स्थितियों के सामने आने की पूरी संभावना थी और चंपारण में अंग्रेजों द्वारा अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे। यदि पुल बन जाता तो इन अत्याचारों की गूंज बिहार के शेष भाग में फूट सकती थी और एक बगावत का रूप ले सकती थी। दोनों ओर से आवागमन प्रारंभ हो जाता और दक्षिण का बागेश्वर चंपारण के अत्याचारों का रक्षक बन जाता तो सारे बिहार में बगावत खड़ी हो सकती थी। इसलिए अंग्रेज गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो गांधी जी शिक्षा को चरित्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की जगह बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे संस्कारवान और सच्चरित्र बने। वर्तमान शिक्षा पद्धति तो उन्हें हेय और बौना बना देती है। उनका व्यक्तित्व दब जाता है और वे सिर्फ किताबी ज्ञान के प्रतीक मात्र बनकर रह जाते हैं। गांधी जी आजीविका के नए साधन के लिए बच्चों को औद्योगिक शिक्षा दिए जाने पर सहमत थे। यह भी उनका मानना था कि नई औद्योगिक शिक्षा लेकर बच्चे वंशगत व्यवसायों को न छोड़ें बल्कि नए औद्योगिक ज्ञान का इस्तेमाल उन व्यवसायों में करें और उनको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी चंपारण में कृषकों मजदूरों की समस्या को दूर करने ही आए थे। वहां की दुखद स्थिति देखकर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। थोड़े समय बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बड़हरवा, मधुवन और भीतीहरवा। तीनों स्थान पर निष्ठावान कार्यकर्ता तैनात किए और कार्यकर्ता गुजरात और महाराष्ट्र से बुलाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडलीक जी कौन थे? तो पुंडलीक जी भीतरीहरवा विद्यालय के शिक्षक थे। सन 1917 में पुंडलीक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था भीतरीहरवा आश्रम की व्यवस्था को देखने और शिक्षा देने के लिए, और उन्हें यह भी काम सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से भय को दूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बनते हैं और उसमें क्या अंतर है? तो बाढ़ के कारण जब नदी अपना रास्ता बदल देती है तो विभिन्न प्रकार की उपजाऊ जमीन पीछे छूट जाती है। उनकी बनावट के आधार पर, उन जमीन की बनावट के आधार पर उन्हें चौर और मन कहा जाता है। चौर उथले ताल होते हैं जिसमें पानी सर्दियों और गर्मियों में कम हो जाता है और इसमें खेती करने में सहजता होती है। ठीक इसके विपरीत मन गहरे और विशाल ताल होते हैं, इसमें खेती करने में किसानों को कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? तो इसका आंसर होगा, लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भीतरीहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनाथोरी तक जाती है। इस नदी का नाम है पंडई। इसी पंडई नदी के सहारे भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा की थी। तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और इनके अलावा भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास के रूप में, उनको आप एक बार बना लीजिए जिससे आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। तो आज के वीडियो में हम रहने देते हैं सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।